हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल SS सिनी स्टोरीज पर। क्या हो अगर पवित्रता की मूरत को ही इस दुनिया ने गुनाहगार बना डाला। एक मासूम लड़की गंगा, जिसकी आंखों में सपना था प्यार का, लेकिन समाज ने ही उसकी पवित्रता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों, आज क्लासिकल फिल्म राम तेरी गंगा मैली की एक्सप्लेनेशन वीडियो में खोलेंगे कई पर्दे। यह मूवी प्यार, पवित्रता और समाज के दोहरे मापदंडों की कहानी। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो अंत में खुलासा होगा वो आपका दिल दहला देगा। दोस्तों, आइए चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक भ्रष्ट नेता भागवत चौधरी यानी कि रजा मुराद को दिखाया जाता है, जो कि गंगा की साफ सफाई और पवित्रता पर भाषण देते हुए भोली भाली जनता को गुमराह कर रहा होता है। तभी एक आदमी जिसका नाम होता है चंदर, गुस्से में भागवत चौधरी पर हमला कर देता है, लेकिन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पुलिस उसको पकड़ लेती है। इसी सभा में कुलभूषण खरबंदा यानी कि जीवा बाबू भी होते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और चंदर से मिले हुए होते हैं। इन्हीं के कहने पर चंदर भागवत बाबू पर हमला करता है। चंदर के पकड़े जाने के बाद जीवा बाबू ही उसकी जमानत करा कर लाते हैं, जिसके बदले में ब्रज किशोर, जो कि चंदर के पिता होते हैं, इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लेते हैं। ब्रज किशोर जी बहुत ही ईमानदार और प्रभावशाली नेता होते हैं। उनके टिकट वापस ले लेने के कुछ दिनों बाद ही इलेक्शन होते हैं, जिसमें भागवत चौधरी आसानी से जीत जाता है और अपनी जीत की खुशी में एक पार्टी रखता है, जिसमें वह जीवा बाबू से कहता है कि आप अपने बेटे नरेंद्र को भी लेकर आना, क्योंकि वह अपनी बेटी राधा की शादी जीवा बाबू के बेटे से करना चाहते हैं। शाम को नरेंद्र के पिता नरेंद्र को पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नरेंद्र पार्टी में जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसको पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब उसकी दादी माँ उसको फोर्स करती है तो वह पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर वह राधा से मिलता है। राधा उसको देखकर खुश हो जाती है और बातों ही बातों में उससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन नरेंद्र उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसी पार्टी में जीवा बाबू भागवत चौधरी से कहते हैं कि चौधरी साहब, मेरी फैक्ट्री के बारे में भी कुछ सोचो, क्योंकि वह घाटे में चल रही है। भागवत चौधरी जीवा बाबू की फैक्ट्री को बचाने के लिए शहर में गंगा की साफ सफाई के नाम पर दंगे भड़का देते हैं और उन्हीं दंगों में जीवा बाबू की फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया जाता है। इस फैक्ट्री के ऊपर करोड़ों रुपए का लोन होता है, जिससे कि जीवा बाबू बच जाते हैं। जीवा बाबू और भागवत चौधरी इस पूरी साजिश के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जो कि नरेंद्र सुन लेता है और वह अपने पिता से नाराज होकर कॉलेज के टूर के साथ में गंगोत्री जाने का फैसला करता है। गंगोत्री जाने से पहले नरेंद्र की दादी उसको गंगोत्री से गंगा जल लाने के लिए कहती और वह उनका आशीर्वाद लेकर गंगोत्री के लिए निकल जाता है। हालांकि उसके पिता उसको गंगोत्री जाने देना नहीं चाहते थे। गंगोत्री जाते समय उनकी बस एक गांव में रुकी, जहां पर नरेंद्र टहलते हुए पहाड़ों पर चला जाता है। तभी उसको एक लड़की मिलती है, इसका नाम होता है गंगा। गंगा को देखकर नरेंद्र गंगा से अट्रैक्ट हो जाता है और गंगा भी नरेंद्र से अट्रैक्ट हो जाती। तभी ग्रुप का लीडर सभी लोगों को बुलाकर बताता है कि पहाड़ों पर भारी बारिश होने के कारण गंगोत्री जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसीलिए हम लोगों को कुछ दिनों के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें अपना समय वेस्ट नहीं करना है, यहाँ के लोगों से मेल जोल बढ़ाओ और इन लोगों की संस्कृति की स्टडी करो। अगले दिन गंगा एक बार फिर नदी के किनारे नरेंद्र से मिलती, जहाँ उन दोनों के बीच इधर उधर की बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे को बीच बीच में प्यार भरी नजरों से भी देखते हैं। कुछ देर बाद गंगा लकड़ियाँ लेकर अपनी सहेली बिंदो के पास जाती, तो बिंदो उससे कहती है कि तुम कैंप के कमरों की साफ सफाई कर दो। दरअसल सभी लोग बिंदो के घर ही रुके हुए होते। गंगा जब कमरों की साफ सफाई करने के लिए जाती है तो कैंप का ही एक लड़का गंगा पर अपनी घड़ी चुराने का झूठा इल्जाम लगा देता है और उसको कमरे में बंद कर लेता है। दरअसल उसकी नीयत गंगा की खूबसूरती देखकर खराब हो जाती है। गंगा को छुड़ाने के लिए नरेंद्र और उस लड़के में फाइट शुरू हो जाती है, जिसको देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी आता है और उस लड़के की घड़ी देते हुए कहता है कि यह तुम्हारी घड़ी मेरी दुकान पर छूट गई थी। इसके बाद प्रोफेसर उस लड़के को बहुत डांटते हैं और गंगा चोरी के इल्जाम से दुखी होकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। उसको दुखी देखकर नरेंद्र भी गंगा के पीछे जाता है और कहता है कि गंगा, तुम वहाँ से चली क्यों आई? गंगा कहती है, साहिब, शहरी लोग हैं, जैसा सीखा है वैसा ही तो करेंगे। और उन दोनों के बीच बहुत सी बातें होती है। बातों ही बातों में नरेंद्र गंगा को बताता है कि उसको गंगोत्री जाना है, लेकिन रास्ते बंद होने के कारण नहीं जा पा रहा।
तभी गंगा कहती है, साहिब तुम गंगोत्री जाना चाहते हो, मैं तुम्हें लेकर चलूंगी पहाड़ी रास्तों से। अगले दिन दोनों सुबह गंगोत्री के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में गंगा एक गाना गाती है, हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों। इसी बीच वे दोनों गंगोत्री पहुँच जाते हैं और गंगोत्री से गंगा जल लेकर वापस लौट आते हैं। गंगोत्री से आने के बाद शाम को गंगा का भाई गंगा से कहता है कि मंगलू की चिट्ठी आई है। मंगलू जो कि गंगा का मंगेतर होता है, वह कहता है कि वे लोग शादी के लिए आ रहे हैं। यह बात सुनकर गंगा दुखी हो जाती और वह नरेंद्र से मिलने जाती और बातों ही बातों में नरेंद्र से अपने प्यार का इजहार कर देती। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि पहाड़ी लोगों में सामूहिक विवाह उत्सव मनाया जा रहा होता है, जिसमें पहाड़ी लड़कियां अपनी पसंद के लड़के से शादी करती हैं और इसी उत्सव में गंगा एक गाना गाती है, सुन साहिबा सुन। और गंगा इसी गाने के बीच नरेंद्र के गले में माला डाल देती और उन दोनों की शादी हो जाती। यह देखकर मंगलू राधा और नरेंद्र को मारने के लिए उनके घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही गंगा के भाई और मंगलू के बीच झगड़ा हो जाता है और झगड़े में वे दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नरेंद्र के घर नरेंद्र और राधा की सगाई की तैयारियां चल रही हैं। उधर नरेंद्र शादी के बाद गंगा जल ले और गंगा से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें लेने बहुत जल्दी आऊँ, वापस कलकत्ता लौट आता है। घर जाकर नरेंद्र सबसे पहले दादी माँ से मिलता है। तभी दादी माँ कहती है कि बेटा आज तेरी और राधा की सगाई है। यह सुनकर नरेंद्र बहुत दुखी हो जाता है और दादी माँ को अपने कमरे में ले जाकर अपनी और गंगा की शादी की सारी बातें बता देता है। यह बातें सुनकर दादी माँ को अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती। तभी नरेंद्र के पिता नरेंद्र पर गुस्से में चिल्लाते हैं कि तुमने ऐसा क्या कहा माँ से, जिसे सुनकर माँ की मृत्यु हो गई। तभी वहाँ नरेंद्र के मौसा कुंज बाबू आ जाते हैं और नरेंद्र के पिता और कुंज बाबू के बीच झगड़ा होने लगता है और कुंज बाबू वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पोस्ट बाबू नरेंद्र की चिट्ठी लेकर आते हैं। तभी गंगा की सहेली पोस्ट बाबू को बताती है कि गंगा माँ बनने वाली है और गंगा नरेंद्र को याद करते हुए एक गाना गाती, मुझको देखोगे जहाँ तक उसको पाओगे वहाँ, रास्तों से कारवां तक इस जमी से आसमां तक। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नरेंद्र की माँ नरेंद्र को समझाते हुए कहती है कि बेटा राधा का फोन बार बार आ रहा है, तुम उससे बातें कर लो। अगले दिन नरेंद्र राधा को फोन करके स्टेशन मिलने के लिए बुलाता है और वह राधा से मिलकर गंगोत्री के लिए निकल जाता है। राधा उससे पूछती है कि तुम कब आओगे। नरेंद्र कहता है शायद कभी न लौटूं और यह कहकर नरेंद्र चला जाता है। तभी राधा घर जाकर नरेंद्र के जाने की बात अपने पिता भागवत चौधरी से बताती है। भागवत चौधरी गुस्से में जीवा बाबू के पास आते हैं और कहते हैं कि जीवा बाबू नरेंद्र चला गया और अब वह लौटकर कभी नहीं आएगा। नरेंद्र के पिता और उसकी माँ उसके कमरे की तलाशी लेते, जहाँ पर उन्हें गंगा की फोटो मिली और यह बात वे भागवत चौधरी को बताते। भागवत चौधरी नरेंद्र के पीछे पुलिस लगा देती। पुलिस नरेंद्र को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ से नरेंद्र के पिता उसको घर ले आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गंगा ने एक बेटे को दिया है। तभी हम देखते हैं कि दुर्गा पूजा में नरेंद्र का पूरा परिवार आता है। वहाँ कुंज बाबू भी आते हैं और नरेंद्र को वहाँ से ले जाते हैं। नरेंद्र कुंज बाबू से गंगा के बारे में सारी बातें बता देते और उनसे कहते हैं कि तुम मेरी गंगा ले आओ मौसा। तभी हम देखते हैं कि गंगा पोस्ट बाबू से नरेंद्र का पत्र पढ़ने के लिए कहती है, जिसमें नरेंद्र और राधा की शादी के बारे में लिखा होता है। यह सुनकर गंगा रोने लगती है और वह कलकत्ता जाने का फैसला करती और गंगा कलकत्ता के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुंज बाबू भी गंगा को कलकत्ता लाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन गंगा के गाँव पहुंचकर उनको पता चलता है कि गंगा कलकत्ता जा चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गंगा जिस बस से जा रही होती है वह बस ऋषिकेश रुकती है। गंगा बस से उतरकर एक आदमी से कलकत्ता स्टेशन का पता पूछती है, लेकिन वह आदमी गंगा पर गलत नजर डालता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। उस आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाती और उसको डांट फटकार लगाती और गंगा से कहती है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो गंगा कहती है कि मुझे कलकत्ता जाना है। तभी इंस्पेक्टर एक पुलिस वाले को पैसे देते हुए कहता है कि तुम इस लड़की को कलकत्ता की ट्रेन में बैठा देना। तभी हम देखते हैं कि कुंज बाबू नरेंद्र की माँ को गंगा और नरेंद्र के बारे में सारी बातें बता दे। तभी हम देखते हैं कि
नरेंद्र दौड़ता हुआ कुंज बाबू के पास आता है और गंगा के बारे में पूछता है। कुंज बाबू कहते हैं कि नरेंद्र, गंगा वहाँ नहीं है, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो गंगा वहाँ से जा चुकी और वहाँ के लोगों को कहना था कि अब यह भी नहीं मालूम कि गंगा जिंदा है भी या नहीं। यह सुनकर नरेंद्र बहुत रोने लगता है और वह वहाँ से रोते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गंगा ट्रेन में होती है और उसका बच्चा भूख की वजह से जोर जोर से रोने लगता है। तभी एक स्टेशन आता है और गंगा बच्चे को पानी पिलाने के लिए ट्रेन से नीचे उतर जाती है। तभी ट्रेन चली जाती है। तभी गंगा को एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वह गंगा से कहता है कि बेटी, तुम्हें कहाँ जाना है? गंगा कहती है, बाबा मुझे कलकत्ता जाना है। वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हें कलकत्ता पहुँचा दूंगा और गंगा उस आदमी के साथ चली जाती है। लेकिन वह आदमी गंगा को कलकत्ता ना ले जाकर बनारस ले आता है, राजेश्वरी बाई के कोठे पर, और गंगा के बारे में सारी बातें बताता है। गंगा को मजबूरन वहीं रहना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि भागवत चौधरी कुछ काम से बनारस आए हुए होते हैं, जहाँ वे मुजरा देखने के लिए गंगा को बुलाते हैं। भागवत चौधरी गंगा की खूबसूरती देखकर देखते ही रह जाते। तभी गंगा एक गाना गाती, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रो, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप। गंगा का गाना सुनकर भागवत चौधरी मनीलाल से कहते हैं कि मनीलाल, राजेश्वरी बाई से कहना कि हम इस लड़की को कलकत्ता ले जाना चाहते और तुम इसे हमारी बगानबाड़ी पहुंचाओगे। और मनीलाल गंगा को कलकत्ता ले आता है। तभी हम देखते हैं कि नरेंद्र और राधा की शादी की तैयारियां चल रही होती। वहाँ कुंज बाबू भी आते हैं, जिनसे भागवत चौधरी कहते हैं कि शादी में संगीत का प्रोग्राम तुम्हें ही करना है कुंज बाबू। तभी वहाँ जीवा बाबू आ जाते हैं और भागवत चौधरी जीवा बाबू को गंगा के बारे में बताते हैं और वे जीवा बाबू को गंगा के पास लेकर आते हैं। जीवा बाबू गंगा को पहचान लेते हैं। तभी वहाँ मनीलाल आ जाता है और गंगा रोते हुए कहती है कि बाबा, जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। यह सुनकर मनीलाल वहाँ से बनारस के लिए निकल जाता है। स्टेशन पर मनीलाल कुंज बाबू से टकराता है। तभी कुंज बाबू मनीलाल को पहचान लेते हैं और मनीलाल कुंज बाबू से गंगा के बारे में बताता है। गंगा के बारे में सुनकर कुंज बाबू कहते हैं कि तुम मुझे गंगा के पास लेकर चलो। मनीलाल कुंज बाबू को गंगा के पास लेकर आता है। कुंज बाबू कहते हैं कि बेटी, मैं नरेंद्र का मौसा हूँ, और नरेंद्र और राधा की शादी के बारे में गंगा को बताते हैं। तभी वहाँ भागवत चौधरी आ जाते हैं और मनीलाल को पैसे देते हुए कहते हैं कि तुम इस लड़की को वापस बनारस ले जाओ। तभी हम देखते हैं कि नरेंद्र और राधा की शादी की तैयारियां हो रही होती, लेकिन नरेंद्र शादी के लिए तैयार नहीं होता। वह अपनी माँ की वजह से शादी के लिए हाँ कहता है और नरेंद्र और राधा की शादी होने लगती, जहाँ कुंज बाबू गंगा को लेकर आते और वहाँ एक गाना होता है, एक मीरा एक राधा दो श्याम चाह। तभी नरेंद्र गंगा को पहचान लेता है और नरेंद्र कुंज बाबू से कहता है कि मौसा, तुमने तो कहा था कि गंगा मर चुकी है। कुंज बाबू कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हें सच बताने के लिए तुम्हारी माँ ने मना किया था। तभी नरेंद्र कहता है कि चलो गंगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तभी गंगा कहती है, नाचने गाने वाली महफिलों और कोठों की रौनक होती है साहिब, घरों की नहीं। गंगा कहती है, मैं यहाँ अपने लिए कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद तो तुम तक तुम्हारा बेटा पहुँचाना था। और नरेंद्र को उसका बेटा देकर गंगा वहाँ से जाने लगती है। तभी राधा कहती है, नरेंद्र गंगा को रोको। तभी भागवत चौधरी गंगा पर गोली चला देता है। गोली लगते ही गंगा गिर जाती है। यह देखकर नरेंद्र गुस्से में पागलों की तरह से भागवत चौधरी को पीटने लगता है। तभी राधा कहती है, नहीं नरेंद्र, सुनो, गंगा ठीक है। नरेंद्र गंगा के पास जाता है और देखता है कि गंगा ठीक है और गंगा से कहता है कि चलो गंगा, अब हम इन लोगों के बीच नहीं रहेंगे। और नरेंद्र और गंगा अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते। राम तेरी गंगा मैली कोई साधारण लव स्टोरी नहीं थी, ये एक आईना था उस समाज का जो गंगा जैसी पवित्र लड़की को भी मैला करने से नहीं झिझकता। राज कपूर ने इस फिल्म के जरिए जो संदेश दिया वो आज भी उतना ही गूंजता है कि सच्चाई और पवित्रता कपड़ों से नहीं, दिल से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत, क्योंकि ऐसी ही फिल्मों की गहराई में हम हर बार उतरेंगे। मिलते हैं अगली मूवी, तब तक के लिए याद रखो, हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच, बस देखने वाली नजरें चाहिए।